बच्चों आज हम गैस लॉज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, बहुत सारी सेंचुरीज तक कई वैज्ञानिकों ने गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, रिसर्च किया और उसके बाद उन्होंने गैसेस के ऊपर लॉज बनाए। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है एंग्लो आयरिश साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल का, जिन्होंने 1662 में सबसे पहले गैसेस के ऊपर लॉ दिया था और उसको बॉयल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बच्चों चार्ल्स और गे ल्यूजैक जब हॉट एयर बलून को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पे चार्ल्स ने अपना गैस लॉ फॉर्मुलेट किया और गे ल्यूजैक ने भी गैस के ऊपर लॉ फॉर्मुलेट किया, जो आज हम इन तीनों लॉज के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी बच्चों गैसेस के ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने लॉ दिए हैं, जैसे कि ग्राहम का डिफ्यूज़न लॉ ऑफ गैसेस, डॉल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ, फिर है हेनरीज लॉ, एमेगेट का वॉल्यूम लॉ, आइडियल गैस लॉ। तो ये सब गैसेस के ऊपर बने हुए लॉज हैं जिसकी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है बॉयल्स का लॉ। ये बच्चों बॉयल्स के लॉ में इन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। तो इसका मतलब है जो भी रिलेशनशिप होगा वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में होगा। गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इन्होंने क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ऐसे मिलने वाले ग्राफ्स को क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स। तो वर्ड बाय वर्ड आपको समझाती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स रॉबर्ट बॉयल रीच टू द कंक्लूजन दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure of a fixed amount, number of moles n of gas varies inversely with its volume. क्या मीनिंग हुआ इसका कि अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर फिक्स करते हो, उस फिक्स टेम्परेचर पे आप ऑब्जर्व करते हो, अलग अलग ऑब्जर्वेशन लेते हो और वॉल्यूम फिक्स है गैस का, बार बार अलग अलग वॉल्यूम नहीं करना है, सॉरी मोल्स फिक्स हैं, है ना, गैस के फिक्स्ड मोल्स लिए हैं आपने। तो जब आप उसका प्रेशर की आप उसकी स्टडी करते हो तो आप देखते हो कि प्रेशर बढ़ाने से उसका जो वॉल्यूम है वो घट रहा है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते गए गैस का, आपने देखा कि उसका वॉल्यूम जो है गैस का कम होता गया। तो बच्चों इसको आप आसानी से समझ सकते हो ना, ऐसे ही होगा ना, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा ना, किसी भी गैस का कंप्रेस हो जाती है ना गैस। तो ये सबसे पहले बनाया गया 1662 में बॉयल्स के द्वारा, ये लॉ बनाया गया, इसको बॉयल्स लॉ बोलते हैं। और मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो फिक्स्ड। और या इसको इस तरह से लिख सकते हो, P इज इक्वल टू K1 1/V। K1 क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और ये K1 की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करेगी, वो बदलेगी, वो डिपेंड करेगी कि आपने कितने अमाउंट लिया है गैस का, है ना। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में हर एक्सपेरिमेंट है तो फिक्स, लेकिन हो सकता है सब लोग अलग अलग अमाउंट की गैस लें। टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे आपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया है और कौन सी यूनिट्स में आप प्रेशर और वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर रहे हो, उसके बेसिस पे ये के की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन 5.2 वी ऑब्टेन पी वी इज इक्वल टू K1। इसका क्या मीनिंग है बच्चों कि P और V का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। P बढ़ेगा तो V कम होगा और V बढ़ेगा तो P कम होगा। दोनों की वैल्यू, जो प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। इट मीन्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज always constant. If a fixed amount of gas at constant temperature T occupying volume V1 at pressure P1 undergoes expansion, अब आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो वॉल्यूम का, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो V1 कम है और V2 ज़्यादा है, सो दैट वॉल्यूम बिकम्स V2 एंड प्रेशर बिकम्स P2। तो अकॉर्डिंग टू द बॉयज लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना, इज इक्वल टू हम कॉन्स्टेंट। अंडरस्टूड। तो क्या हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, लिख दोगे ना बच्चों। तो ये बॉयज़ लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है। अब मैं आपको ग्राफ समझाती हूँ। देखो, अगर आप प्रेशर को बार में लिया है आपने और वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में लिया है, आप इसके बीच में जब ग्राफ खींचते हो तो आप देखते हो कि इस तरह का हाइपरबोला ग्राफ आ रहे हैं। तो बच्चों ये वो तो आप समझ गए कि जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है
तो आप देख रहे हो वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि टेम्परेचर नहीं दिए हुए हैं, आपको पता नहीं है कि ये कौन सा ग्राफ ज़्यादा टेम्परेचर पे है, कौन सा ग्राफ कम टेम्परेचर पे है, और आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? आप किसी भी एक वैल्यू को फिक्स कर दो, या तो प्रेशर को फिक्स कर लिया मान लीजिए आपने, है ना। किसी फिक्स प्रेशर पे देखो आप वॉल्यूम कितना आ रहा है। मान लीजिए कि एक फिक्स प्रेशर लेने पर आपने देखा कि वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा आ रहा है ना। जैसे रेड वाला जो ग्राफ है, तो वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपको पता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और उस समय जब वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है ना बच्चों, और वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो जब एक किसी फिक्स प्रेशर पे वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर, उस ग्राफ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा लिया गया। क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वॉल्यूम जब बढ़ता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जनरल ऑब्जर्वेशन है, हालांकि चार्ल्स का लॉ है। और जो सबसे कम टेम्परेचर है उस पर आप किसी फिक्स प्रेशर पे देखोगे तो देखोगे कि वॉल्यूम जो है वो सबसे कम आ रहा है। जो वॉल्यूम कम आ रहा है, इसका मतलब वो जो ग्राफ है वो सबसे कम टेम्परेचर पे लिया गया है। क्यों? क्योंकि उस टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो है वो सबसे कम है। और टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम भी कम होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो किसी गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता है। ऐसे आप पहचान कर सकते हो। इस वाले ग्राफ में समझाती हूँ आपको। आपको 3 टेम्परेचर हैं, T1, T2 और T3, है ना। ये केल्विन में लिए गए हैं टेम्परेचर। इसमें आप प्रेशर वर्सेस 1/V में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि किस स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वो बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑब्वियस ही है कि 1/V के बीच में है तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वो V और P के बीच में था पहला वाला ग्राफ। तो बच्चों, अगर आपको पहचानना है कि कौन सा टेम्परेचर कम है और कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है ना, ये ऑब्जर्वेशन में आपको पता नहीं है कि T1 ज़्यादा है और T1 ज़्यादा है या T3 ज़्यादा है, तो उसको पहचानने के लिए वही रूल है कि आप एक किसी भी क्वांटिटी को फिक्स कर दो। जैसे मान लीजिए आपने प्रेशर फिक्स कर दिया, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने प्रेशर फिक्स कर दिया। अब उस फिक्स प्रेशर पे आप देखो कि 1/V1 की वैल्यू कितनी है। तो जो T1 वाला ग्राफ है उसमें देखो आप, किसी फिक्स प्रेशर पे T1 में 1/V की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है। जब 1/V की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब वॉल्यूम उस समय सबसे कम है। तो वॉल्यूम कम कब होता है? जब टेम्परेचर कम होता है। तो इसका मतलब T1 जो है वो सबसे कम टेम्परेचर है। अब किसी फिक्स प्रेशर पे आप T3 देखो, T3 में वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? T3 वाले ग्राफ में सबसे कम है वॉल्यूम के, सबसे कम है 1/V की वैल्यू, कम है ना बच्चों। ये लाइन देखो, ये वाली लाइन, ये देखिए, ये 1/V की वैल्यू सबसे कम है। इसका मतलब है कि जब वॉल्यूम V की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और V की वैल्यू ज़्यादा कब होती है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि जो T3 टेम्परेचर है वो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर है, और T1 जो है वो सबसे कम टेम्परेचर है, क्योंकि उस समय जो वॉल्यूम है वो गैस का सबसे कम है। 1/V सबसे ज़्यादा है, लेकिन 1/V तो इन्वर्स है ना वॉल्यूम का। इसका मतलब V जो है, वॉल्यूम जो है वो सबसे कम है एट T1। जब आपने क्या किया, प्रेशर किसी फिक्स पॉइंट पे, प्रेशर के किसी फिक्स पॉइंट पे वॉल्यूम 1/वॉल्यूम की वैल्यू को ऑब्जर्व किया। तो इस तरह से आप ये रिलेशनशिप देख सकते हो कि कौन सा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है और कौन सा टेम्परेचर सबसे कम है। ओके, अब figure 5.5 shows two conventional ways of graphically presenting Boyle's law. 5.5a is a graph equation 5.3 at different temperatures. The value of K1 for each curve is different because for a given mass of gas it varies only with temperature. Okay, each curve corresponds to a different constant temperature and is known as isotherm. Isotherm क्यों बोला है? क्योंकि temperature constant है। Higher curves correspond to higher temperature. It should be noted that volume of gas doubles if pressure is halved. Gives effect of pressure on volume of 0.09 mole of CO2 at 300 Kelvin। ये टेबल के बारे में बता रहे हैं आपको कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के एक फिक्स मोल ले लिए और उसको
प्रेशर के इफ़ेक्ट को स्टडी किया गया उसके वॉल्यूम के ऊपर। तो देखो किस तरह से क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं और आप वॉल्यूम देखो किस तरह से कम होता जा रहा है। देख रहे हो आप ऑब्जर्वेशंस। ये है और ये 1/v की वैल्यू है और ये प्रेशर की वैल्यू है पास्कल में, है ना। ये 1/v की वैल्यू है, तो 1/v की वैल्यू देख लीजिए आप। और पीवी की वैल्यू है बच्चों 1/v में, और पीवी की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है ना। हाँ, देखा, स्टडी किया बच्चों, पीवी की वैल्यू कांस्टेंट ऑब्जर्व करी, सब में 22.40 के अप्रॉक्सीमेटली आ रही है। और 1/v की वैल्यू देखो किस तरह से चेंज हो रही है प्रेशर बढ़ाने से। 1/v की वैल्यू बढ़ रही है ना, और v की वैल्यू ग्रेजुअली कम होती जा रही है। कितने अच्छे ऑब्जर्वेशन आए हैं, बिल्कुल प्रूव कर दिया बॉयल्स के लॉ को। अब Figure 5.5b represents the graph between P and 1/v. It is a straight line passing through origin. However, at high pressure, gases deviate from Boyle's law, and under such condition, a straight line is not observed in the graph. वो रीज़न अभी आगे आपको बताएंगे कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर्स पे क्या होता है। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे वॉल्यूम जो है वो किस तरह से डिक्रीज़ नहीं होता है, क्योंकि कुछ और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्शन में आ जाते हैं। वो लेटर इस चैप्टर में आगे समझाया जाएगा आपको। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ बॉयल्स इन अ quantitative manner prove that gases are highly compressible because when a given mass of a gas is compressed, the same number of molecules occupy a smaller space. जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, आप देख रहे हो कि वॉल्यूम इतना कम होता जा रहा है। ये शो करता है कि जो गैसेज हैं वो कंप्रेसिबल हैं। दिस मीन्स दैट गैसेज बिकम डेंसर एट हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इतना कम हो गया, सेम मास के लिए वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी बहुत कम हो गई। अ रिलेशनशिप कैन बी ऑब्टेन बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ अ गैस बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ। बाय डेफिनेशन डेंसिटी D is related to the mass and the volume V by the relationship density is equal to mass upon volume. If we put the value of V in this equation from Boyle's law equation, we obtain the relationship. अब V की जगह क्या है, आप 1/p है ना, वो पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखोगे कि डेंसिटी जो है वो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, ये देखो डेंसिटी इज इक्वल टू K-P। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। तो आपने बॉयल्स के लॉ के बेसिस पे इसको डेंसिटी के और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप फॉर्मुलेट किया। दिस शोज दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ द गैस। ओके, अभी आपको न्यूमेरिकल समझा देती हूँ। अ बलून इज filled with hydrogen at room temperature. It will burst if pressure exceeds 0.2 bar. 0.2 बार से ज़्यादा होते ही वो जो बलून है वो फट जाएगा। तो आपको देखना है कि कितना वॉल्यूम आप मैक्सिमम कर सकते हो उस बलून का, ठीक है। इफ़ एट 1 bar pressure the gas occupies 2.27 liter volume, up to what volume can the balloon be expanded? तो जब प्रेशर 0.2 बार है तो वॉल्यूम होता है इस हाइड्रोजन गैस का 2.27 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। तो P1 की वैल्यू अगर 0.2 है तो V1 की वैल्यू है 2.27 लीटर। तो हमको P2 तो दे रखा है ना, हमको न, P2 की वैल्यू दे रखी 0.2 बार, और हमको V2 की वैल्यू निकालनी है कि हम मैक्सिमम कितना वॉल्यूम कर सकते हैं उस बलून का, ठीक है। तो हम वही फार्मूला ले लेते हैं बॉयल्स लॉ का, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2। आप पुट करो वैल्यूज़ तो आपको आएगा 11.35 लीटर। इसका मतलब बस ये मैक्सिमम वॉल्यूम है जितना आप फिल कर सकते हो, आपको इससे कम ही रखना है, क्योंकि इतना वॉल्यूम अगर किया आपने तो बलून जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि 0.2 बार प्रेशर पे वो इतना ही वॉल्यूम टॉलरेट कर सकता है, उसके बाद वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। बॉयल्स लॉ समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल लॉ है। अब है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने जो ऑब्जर्वेशन किए ना वो बच्चों, उन्होंने क्या किया, फिक्स्ड प्रेशर लिया
और फिक्स प्रेशर पे टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप निकाला अपने रिसर्च के द्वारा, अपने ऑब्जर्वेशंस के द्वारा। तो चार्ल्स एंड गे ल्यूजैक परफॉर्म्ड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स ऑन गैसेस इंडिपेंडेंटली टू प्रूव अपॉन हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी। हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी का मीनिंग है कि जब उन्होंने देखा था ना, जैसे जैसे वो एयर को हीटअप कर रहे थे तो क्या हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था बलून का वॉल्यूम, और वो लाइटर होके ऊपर एयर में फ्लोट कर रहा था। तो इस जब इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्व किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो देखा कैसे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है उसका, गैस का, तो उसके बेसिस पे इन्होंने लॉ फॉर्मुलेट किए। देयर इन्वेस्टिगेशंस शोड that for a fixed mass of a gas at constant pressure, volume of a gas increases on increasing temperature and decreases on cooling। अब तो आपको भी पता है ये बात कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। दे फाउंड दैट फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेज बाय 1/273.15 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब उन्होंने क्या देखा कि जब 1 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे ना, तो किसी गैस का वॉल्यूम कितना बढ़ रहा था, ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब 0 डिग्री पे जो उसका वॉल्यूम था ना गैस का, उसका 1/273.15 टाइम्स बढ़ जाता था 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट करके ये रिजल्ट निकाला है। दस इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस इज वी नॉट, और किसी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे, स्मॉल टी मतलब सेल्सियस में लिया है टेम्परेचर उन्होंने, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, जो भी उन्होंने टेम्परेचर लिया उस पर जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया वी टी। तो वी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट, है ना। वी नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम है गैस का, उसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, आपने देखा ना 1/273.15 टाइम्स बढ़ जाता है उस वॉल्यूम का जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे था, तो आप उसमें 1/T, क्योंकि अभी आपने 30 सेंटीग्रेड ले लिया ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बढ़ाया, 1 तो इसलिए लिया था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे बढ़ता है। ये टी तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, 15 है, 20 है, तो उसकी जगह आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा ना, 20, 15 जो भी टेम्परेचर लिया है, तो T/273.15 वी नॉट। ठीक है, ये मैथमेटिकली आपने बना लिया इक्वेशन। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना आप, बी नॉट को कॉमन लेके बाहर, है ना, 1+T/273.15। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 273.15 प्लस T/273.15। देख रहे हो, जब आप इसको वी नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस गैस का वॉल्यूम की वैल्यू पता लग जाएगी, है ना, इसको सॉल्व करने से। अभी तक बच्चों एक केल्विन का टेम्परेचर जो है ना वो नहीं आया है पिक्चर में, अभी तक सिर्फ सेंटीग्रेड में ही था टेम्परेचर। अब देखो चार्ल्स के ऑब्जर्वेशन से एक नया स्केल बना है केल्विन का, देखते हैं अभी। At this stage, we define a new scale of temperature such that T degrees Celsius on new scale will be given by T, capital T, Kelvin में 273.15 plus T, देखो, and 0 degree Celsius will be given by T naught is equal to 273.15। अब तो आपको पता है कि T जो है केल्विन में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15, पर ये एक्चुअली चार्ल्स के जो ऑब्जर्वेशन हुए ना उसके बाद ही ये नया स्केल जो है वो डिफाइन किया गया। दिस न्यू टेम्परेचर स्केल इज कॉल्ड द केल्विन टेम्परेचर स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ठीक है, the 0 degree Celsius on the Celsius scale is equal to 273.15 Kelvin at absolute scale. Note that degree sign is not used while writing the temperature in absolute temperature scale or in Kelvin scales. Kelvin scale of temperature is also called thermodynamic scale of temperature and is used in all scientific works. बच्चों ये एक्चुअली एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये प्रॉपर्टीज़ से अफेक्ट नहीं होता है इसके ऊपर, इसलिए इसको थर्मोडायनेमिक स्केल बोलते हैं टेम्परेचर का, है ना। इसलिए ये न्यूट्रल रहता है, इसको किसी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इससे उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता है।
Kelvin thermodynamic temperature scale is defined through the laws of thermodynamics. और laws of thermodynamics किसने दिए थे? केल्विन ने। तो उसी के बेसिस पे इसको, उनके नाम पे बेसिस पे इसको, इस स्केल को केल्विन टेम्परेचर बोला जाता है। सो एज टू बी एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल in the sense that its definition does not depend on the specific property of any particular kind of matter, इसीलिए इसको thermodynamic scale of temperature कहा जाता है। Thus we add 273 to the Celsius temperature to obtain temperature at Kelvin scale, और आपको लिख के दिखाया है कि कैसे T इज इक्वल टू 273.15 प्लस 3 वोट सेल्सियस में प्लस कर दो, आपको उस पर्टिकुलर सेल्सियस पर केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। और टी नॉट तो आपको पता ही है। तो अब क्या करते हैं बच्चों, हम चार्ल्स के लॉ पे वापस आते हैं। वी टी इज इक्वल टू वी नॉट टी, कैपिटल टी अपॉन टी ज़ीरो, टी नॉट लिख सकते हो ऐसा। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल V1 अपॉन VT अपॉन V नॉट इज इक्वल टू TT अपॉन T नॉट। इसमें से अगर हम VT को मान लें कि वो V2 है और V नॉट को मान लेते हैं V1 और TT को मान लेते हैं T2, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, ठीक है। या फिर इसको रीअरेंज करो, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 लिख सकते हो ना ऐसा। तो देखो लॉ कैसे फॉर्मुलेट हो रहा है, V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K2, इसका मतलब V जो है इज इक्वल टू K2T, मतलब द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K2 इज डिटरमाइंड बाय द प्रेशर ऑफ द गैस, इट्स अमाउंट एंड द यूनिट इन विच वॉल्यूम V इज एक्सप्रेस्ड। इसको चार्ल्स लॉ बोलते हैं, और इसको चार्ल्स लॉ को मैं फॉर्मुलेट करके बताती हूँ। इफ़ द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा गैस का किसी फिक्स्ड अमाउंट में। चार्ल्स फाउंड दैट फॉर ऑल गैसेस एट एनी गिवन प्रेशर, graph of volume versus temperature is a straight line, and on extending to zero volume, each line intercepts the temperature axis at minus 273.15 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ बच्चों, आपने क्या किया, ज़ीरो वॉल्यूम हो गया, आप है ना, आपने ऑब्जर्वेशन कब करी, ज़ीरो वॉल्यूम पे। तो जब वॉल्यूम ज़ीरो हो गया तो देखा कि उसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसको ही तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। इस टेम्परेचर के नीचे कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, वो लिक्विफाई हो जाती है सारी गैसेस। ओके, दिस इज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर फॉर गैसेस। स्लोप्स ऑफ लाइन्स obtained at different pressures are different, but at zero volume all the lines meet at temperature axis at minus 273.15 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों, ये ग्राफ है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, देख रहे हो जैसे जैसे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। अब आपको मान लीजिए ये रिलेशनशिप बताना है कि P1, इसको इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर के फॉर्म में अरेंज करना है, मान लीजिए P1 P2 P3 P4 को। तो क्या मेथड अपनाएंगे, आपको नहीं पता लग रहा है तो आप देखो बच्चों, किसी भी एक वैल्यू को आप फिक्स कर लो। मान लीजिए आपने किसी फिक्स वॉल्यूम फिक्स कर, या फिर टेम्परेचर चलो फिक्स कर लेते हैं। किसी फिक्स टेम्परेचर पे आप देखो कि P1 की वैल्यू क्या आ रही है। अब मान लीजिए जो P4 है वो वैल्यू फिक्स टेम्परेचर पे P4 की वैल्यू क्या आ रही है। P4 पे वॉल्यूम कम आ रहा है बच्चों, P4 पे वॉल्यूम कम आ रहा है और P1 पे वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है ना। एक फिक्स टेम्परेचर पे मान लीजिए आपने ये टेम्परेचर फिक्स कर लिया, ये ठीक है, ये टेम्परेचर फिक्स कर लिया। इस फिक्स टेम्परेचर पे देखो P4 की वैल्यू कम है और P1 की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब आपको पता है प्रेशर में और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप होता है। प्रेशर जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे के, तो जब P4 पे वॉल्यूम सबसे कम आ रहा है तो इसका मतलब जो P4 है वो सबसे ज़्यादा है ना। प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा तभी तो वॉल्यूम सबसे कम होगा। और P1 पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब P1 जो है वो सबसे कम है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है ना। जब प्रेशर कम होगा तभी तो वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। इसीलिए P1 पे जब वॉल्यूम की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब P1 जो है वो सबसे कम है ना। किसी भी फिक्स टेम्परेचर से आप ये निकाल सकते हो। टेम्परेचर फिक्स कर लो और उसके बाद आप V की वैल्यू देखो
और फिर आप बता दो कि P1 ज़्यादा है या P4 ज़्यादा है, उसके बेसिस पे आप अरेंज कर सकते हो। ईच लाइन ऑफ द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज कॉल्ड आइसोबार। जब हम टेम्परेचर और वॉल्यूम का स्टडी करते हैं एट अ फिक्स्ड प्रेशर, तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोबार। बार होती है ना प्रेशर की यूनिट। Observations of Charles can be interpreted if we put the value of T in equation 5.6 as minus 273.15 डिग्री सेल्सियस। अब जो आपने T का जो टेम्परेचर लिया ना, उसमें आपने लिया वैल्यू माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, तो आप देखोगे कि जो वॉल्यूम है उस टेम्परेचर पे गैस का वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई गैस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस पे। In fact, all the gases get liquefied before this temperature is reached. The lowest hypothetical or imaginary temperature at which gases are supposed to occupy zero volume is called as absolute zero. क्योंकि बच्चों ये टेम्परेचर आ ही नहीं पाता, उससे पहले ही लिक्विफाई हो जाती हैं सारी गैसेज। ऑल गैसेज ओबे चार्ल्स लॉ एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। मतलब ये जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे और हाई लो प्रेशर पे ही आपको देखोगे कि चार्ल्स जो है जो ओबे कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ को ओबे कर रहे हैं गैसेज। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं और टेम्परेचर लो रखते हैं तो फिर वही है इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन है वो मॉलिक्यूल्स में शुरू हो जाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, और वो सब हम अभी आगे स्टडी करते हैं। On a ship sailing in Pacific Ocean where temperature is 23.4 degrees Celsius, a balloon is filled with 2 liters of gas. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 degrees Celsius? तो टेम्परेचर बढ़ गया बच्चों, तो अभी देखना आप वॉल्यूम भी बढ़ेगा आपका, है ना। तो आपको ध्यान रखना है उसका कि बलून में इतनी ज़्यादा हवा मत भर देना कि वो देखते किस पे बर्स्ट हो जाता है। कितना वॉल्यूम से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। V1 दिया है 2 लीटर और आपको V2 निकालना है। T1 दिया है आपको, आप केल्विन में चेंज कर लो उसको, सेंटीग्रेड में दिया है ना 296.4 केल्विन। T2 आपको दिया है 299.1 केल्विन। आपको V2 की वैल्यू निकालनी है तो आप फॉर्मूला में पुट कर दो, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V2 की वैल्यू आ जाएगी, ये देखो। तो V2 की वैल्यू कितनी आई 2.018 लीटर, यानी कि इंडियन ओशन में आते ही उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। देख रहे हो ना, बढ़ गया वॉल्यूम। हाँ, थोड़ा सा गुंजाइश लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो बलून बस्ट हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि उसमें आ सकता है इतना वॉल्यूम, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ने वाला है। अब है गे-ल्यूजैक्स लॉ, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेशनशिप निकाला एट फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, तो फिक्स ये कब बच्चों, ये आप डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हो। आप लोग बाइक्स वगैरह चलाते हो तो देखो आप गर्मियों में कभी कभी टायर जो हैं वो फट जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो प्रेशर है ना वो बढ़ जाता है। तो जो इसका मतलब है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ गे-ल्यूजैक लॉ। प्रेशर इन वेल इन्फ्लेटेड टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट ऑन हॉट समर डे दिस इंक्रीजेस कंसिडरेबली एंड टायर में बर्स्ट if pressure is not adjusted properly. During winters, on a cold morning, one may find the pressure in the tires of a vehicle decreased considerably. आपने किया है नोटिस ऐसा कभी, ठंड में आपको लगा हो कि अरे अच्छा भला प्रेशर था और सुबह उठ के देखा तो टायर पिचका सा लग रहा है, तो टेम्परेचर कम हो गया ना रात के दौरान, तो गैस का प्रेशर भी कम हो गया। The mathematical relationship between pressure and temperature was given by Joseph Gay-Lussac and known as Gay-Lussac's law. It states that at constant volume, pressure of a fixed amount of gas varies directly with the temperature. तो P is directly proportional to T, यानी कि P/T is equal to constant K3. K1 लिया था हमने बॉयल्स लॉ में, K2 लिया चार्ल्स के लॉ में, ये तीसरा कांस्टेंट है गे-ल्यूजैक्स लॉ में। दिस रिलेशनशिप कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर केल्विन ग्राफ एट कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम इज शोन बाय फिगर 5.7। ईच लाइन ऑफ दिस ग्राफ इज कॉल्ड आइसोकोर। अब बच्चों ये आइसोकोर कहलाते हैं। जब आपने वॉल्यूम फिक्स लिया है ना तो उसको उस ग्राफ को बोलेंगे आइसोकोर। तो ये तो आपने एक्सपेक्ट कर ही लिया था कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स ले रखा है।
अब इसमें भी मान लीजिए आपको निकालना है कि V4 ज़्यादा है या V1 ज़्यादा है, तो कोई भी एक वैल्यू फिक्स कर लो। जैसे प्रेशर फिक्स कर लिया मान लीजिए, उस समय देखो आप कि V1 की वैल्यू कितनी आ रही है किसी फिक्स प्रेशर पे। देखो ये फिक्स प्रेशर कर लिया, इस समय देखो आप ये टेम्परेचर ज़्यादा है ना। और इस वाले नीचे वाले में देखो इस फिक्स प्रेशर पे आप इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो, इसमें टेम्परेचर कम आ रहा है। और आपको पता है कि जो टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है कि ये तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो जब V1 पे टेम्परेचर की वैल्यू कम आ रही है और V4 पे टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब जो V1 है वो सबसे कम है। और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया, इस फिक्स टेम्परेचर पे आप देखो कि प्रेशर और वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहे हैं। तो इस टेम्परेचर पे जो V4 की वैल्यू है, उस समय इस ग्राफ में P की वैल्यू सबसे कम है, प्रेशर सबसे कम है। और इसी टेम्परेचर पे जो इस ग्राफ में V की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम जो है किस में सबसे ज़्यादा है, नहीं, V4 वाले ग्राफ में जो प्रेशर है वो कम आ रहा है ना, किसी फिक्स टेम्परेचर पे। और V1 वाले ग्राफ में जो प्रेशर है वो ज़्यादा आ रहा है। तो आपको पता है कि प्रेशर में और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है कि अगर V1 ज़्यादा आ रहा है, V1 पर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम कम है ना। और अगर V4 पे प्रेशर कम आ रहा है, तो इसका मतलब V4 जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम है, क्योंकि ये एक दूसरे से इन्वर्सली चेंज होते हैं। ओके, तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हो आराम से कि V1 जो है वो सबसे कम है और V4 जो है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, अगर आपको पहचान ना हो वॉल्यूम। तो मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। ओवोगाद्रो लॉ हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। आई होप कि तीनों लॉज आपको समझ आ गए होंगे।